अमीर भाई ने बनवाई गरीब बहन के लिए सोने की डोली। सारंगपुर गांव में आकाश और खुशी नाम के दो छोटे गरीब बच्चे फटे पुराने अवतार में अपने छोटे से घर में पिता दर्पण के पास बैठे रो रहे थे। पिताजी, माँ क्यों हमें छोड़कर चली गई? मुझे माँ के पास जाना है। पिताजी, पिताजी। 10 साल की छोटी बच्ची खुशी के आंसू देखकर उसका 12 साल का भाई आकाश कहता है, खुशी तू रो मत, मैं और पिताजी है ना तेरे साथ। एक दिन पहले ही बीमारी के चलते दर्पण की पत्नी दामिनी की मौत हो चुकी थी। दर्पण बहुत गरीब था। वो गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके रोज के 100 रुपए कमाता था। दर्पण को महीने में 15 दिन काम मिलता तो 15 दिन वो बेरोजगार रहता था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि दर्पण को अपने परिवार का गुजारा चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब पत्नी की मौत के बाद अकेले दर्पण पर उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। अब क्या करूं? अब तो खुशी आकाश की सारी जिम्मेदारी मुझ अकेले पर आ गई। मैं कैसे कर पाऊंगा इन बच्चों का पालन पोषण? दामिनी थी तो वो लोग के घर जाकर सफाई करके पैसे कमाती थी, पर अब तो वो भी नहीं रही। नहीं, मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी क्यों लूं? मैं इन्हें अपने घर से निकाल देता हूं और किसी और लड़की से शादी करके मजे से अपना जीवन बिताता हूं। तभी दर्पण अपने ही बच्चों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। पिताजी, हमें इस घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? अरे मर जाओ कहीं जाकर, पर यहाँ से निकलो, मैं नहीं पाल सकता अब तुम्हें। दर्पण घर का दरवाजा बंद कर देता है। दोनों बच्चे काफी समय तक वहां खड़े रोए जा रहे थे। तभी वो रोते रोते वहां से गांव के रेलवे स्टेशन पर आकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं। तभी एक गरीब भिखारी महिला विमला उन दोनों के पास आती है। कौन हो बच्चों, और तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? तभी खुशी आकाश विमला को सारी बात विस्तार से बताते हैं। क्या बच्चों, तुम चिंता मत करो, मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। विमला दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। विमला वहीं स्टेशन के पास अपने छोटे से झोपड़े में रहती है और प्लेटफॉर्म पर बैठकर भीख मांगती है। अब खुशी आकाश विमला के साथ उसके झोपड़े में रहने लगे और उसके साथ स्टेशन पर भीख मांगने लगे। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आकाश एक ट्रेन में जाकर लोगों से भीख मांग रहा था। तभी वो ट्रेन के शौचालय में जाता है। उतने में ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है और आकाश उसी ट्रेन के शौचालय में था। जब वो बाहर आकर देखता है तो ट्रेन काफी रफ्तार से चली जा रही थी। अरे अरे, ये तो ट्रेन चलने लगी। अरे रोको ट्रेन को, मेरी बहन वहाँ अकेली है। वो ट्रेन लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी। तभी आकाश ट्रेन की एक सीट पर आकर बैठ जाता है और ट्रेन के रुकने का इंतजार करता है, पर वो ट्रेन कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आकाश को वहीं सीट पर नींद लग जाती है। इधर खुशी और विमला आकाश को तलाश करने लगते हैं। भाई, कहाँ चले गए हो आप? ओ आकाश भाई। विमला खुशी आकाश को काफी समय तक तलाश करते हैं। रात का समय, तभी आकाश की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ट्रेन एक बड़े से स्टेशन पर खड़ी थी। ये देखकर आकाश ट्रेन से बाहर आता है तो वो मुंबई शहर था। ये कहाँ आ गया मैं? मेरी बहन खुशी कहाँ है? आकाश मुंबई शहर में भटकने लगता है। तभी वो एक बड़ी सी होटल के पास आकर बैठ जाता है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? कितनी भूख भी लग रही है मुझे। तभी होटल का एक वेटर होटल के अंदर से झूठा खाना लाकर बाहर डस्टबिन में डालकर चला जाता है। ये देखकर आकाश उस डस्टबिन में झूठा खाना निकालकर खाने लगता है। तभी उस होटल के मालिक अजय की नज़र आकाश पर पड़ती है और वो आकाश के पास आकर कहता है, बेटा, ये झूठा खाना क्यों खा रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ रहते हो बेटा तुम? तभी आकाश अजय को सारी बात विस्तार से बताता है। ओह बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम अपनी बहन के पास जाकर क्या करोगे अब? वो वहाँ कब तक तुम भीख मांगोगे? बेटा, यह मुंबई शहर है, इसे सपनों का शहर कहते हैं। हो सकता है तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहाँ ले आया है ताकि यहाँ आकर तुम अपनी किस्मत चमका सको। तुम्हारी बहन तुम्हारी सौतेली माँ के पास है ना, तो तुम यहाँ मेरी होटल में काम करो और यहीं रहो। जब तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी तो तुम चले जाना अपनी बहन के पास। आकाश को अजय की बातें समझ आ जाती हैं और वो अजय के साथ उसी दिन से उसके बड़े से होटल में काम करने लगता है।
वो होटल में सफाई करना, होटल की देखरेख करने लगता है। इधर खुशी अपने भाई को याद करके विमला के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। अजय अब बूढ़ा हो चुका था और आकाश बड़ा हो चुका था। एक दिन अचानक अजय की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल में अपनी जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके पास आकाश खड़ा था। आकाश बेटा, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा। ये ले होटल के पेपर जो मैंने तेरे नाम किए हैं। तू बड़ा नेक है। आज से तू मेरी होटल को संभाल। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे रहा हूं। बेटा, अपनी बहन खुशी को तलाश कर और उसे अपने पास ले आ। इतना कहते ही अजय की मौत हो जाती है। अब अजय की करोड़ों की संपत्ति का मालिक आकाश हो चुका था। अजय का इस संसार में कोई नहीं था। एक पत्नी थी, वो भी बहुत साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आकाश अजय की बड़ी सी आलीशान होटल में था। बीते 20 सालों में आकाश और अजय ने अपनी मेहनत से छोटे से होटल को बड़ी आलीशान होटल बना दिया था। अजय काका ने मेरी कितनी सहायता की है। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी इस संपत्ति का और उनके इस कारोबार का अच्छे से ख्याल रखूं। पर उससे पहले मुझे अपनी बहन खुशी के पास जाना होगा। पता नहीं मेरी बहन और हमारी सौतेली माँ किस हाल में है। अगले दिन आकाश अपनी खुद की महंगी कार में मुंबई से सारंगपुर गांव आता है और वहां रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी सौतेली माँ विमला को तलाश करता है, पर वहां पर कोई झोपड़ा नहीं था। तभी आकाश वहीं पास की दुकान वाले हरिया के पास जाता है। काका जी, यहाँ एक झोपड़ा हुआ करता था जिसमें एक महिला एक छोटी बच्ची के साथ रहती थी। वो लोग कहाँ गए? अरे बेटवा, वो दोनों गरीब माँ बेटी तो बहुत साल पहले ही यहाँ से चले गए। अब वो दोनों कहाँ हैं ये हमका ना ही पता। खुशी और माँ कहाँ गए होंगे? अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? तभी सामने एक दुल्हन को डोली में बिठाकर ले जाया जा रहा था। ये देखकर आकाश सोचता है, मेरी बहन खुशी भी बड़ी हो गई होगी। उसकी भी उम्र शादी जैसी हो गई होगी। जब मेरी बहन की शादी होगी तो मैं उसके लिए सोने की डोली ले आऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं अपनी बहन के मिलने से पहले उसके लिए सोने की डोली बनवाता हूँ, ताकि जब मेरी बहन मिले तो मैं उसे वो सोने की डोली गिफ्ट करूंगा, ताकि मेरी बहन शादी करके सोने की डोली में जाए और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाए। तभी आकाश अपनी कार में बैठकर उसी गांव के ज्वेलरी शॉप पर आता है और उस शॉप के मालिक को सोने की डोली बनाने का ऑर्डर देता है। आकाश भाई, आपकी सोने की डोली 3 करोड़ रुपए की बनेगी। सर, जितना पैसा लगेगा डोली बनाने में मैं आपको दूंगा। आप डोली बनाना शुरू कीजिए। शॉप का मालिक आकाश को 4 दिन का समय बताता है। इधर 4 दिनों में आकाश उसी गांव में किराए में घर लेकर रहने लगता है। गांव में अपनी बहन खुशी को तलाश करने लगता है। 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं, पर खुशी विमला का कहीं पता नहीं चल पाया था। तभी आकाश ज्वेलरी शॉप वाले को पैसे देकर वो सोने की डोली अपने घर ले आता है। अगले दिन सवेरे आकाश अपने घर के बाहर उदास बैठा था। पता नहीं मेरी माँ और मेरी बहन किस हाल में होंगे। 4 दिन से मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ, पर उनका कहीं पता नहीं चल रहा। भगवान जी, मुझे मेरी बहन से मिलवा दीजिए। सुनिए बहन, क्या आप किसी खुशी नाम की गरीब लड़की को जानती हो? वो मेरी बहन है और मैं कब से उसे तलाश कर रहा हूँ। आप आकाश भाई हो? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? आकाश भाई, आप कहाँ चले गए थे? आकाश भाई, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपकी बहन खुशी हूँ आकाश भाई। ये सुनकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। मेरी बहन खुशी, ये क्या हालत हो गई है तेरी? आकाश भाई, आपके जाने के बाद माँ और मुझे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। हम 20 सालों से बड़ी गरीबी में भीख मांग मांग कर अपना जीवन बिता रहे थे। माँ एक बीमारी का शिकार हो चुकी थी और कुछ साल पहले ही वो भी इस दुनिया से चली गई। तब से मैं दर दर भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही हूँ। ये सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन को गले से लिपट कर खूब रोने लगता है। मेरी बहन ने अपने जीवन में इतने दुख देखे हैं। रो मत बहना, अब तेरा भाई आ गया है ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद आकाश खुशी और उस सोने की डोली को लेकर मुंबई आता है और वहां अपने बड़े से घर में अपनी बहन का खूब ख्याल रखता है। उसकी हर जरूरत पूरी करता है। कुछ महीनों बाद आकाश अपनी बहन खुशी की शादी अपने अमीर दोस्त राहुल के साथ तय कर देता है। 2 दिन बाद ही खुशी और राहुल की शादी होने वाली थी। आकाश भाई,
मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं करनी है शादी। खुशी, शादी तो सबको करनी पड़ती है, तू क्यों चिंता करती है? मैं इसी शहर में रहूंगा तेरे पास। जब भी तुझे मेरी याद आए तो तू तुरंत चली आना मुझसे मिलने। देख, तेरे भाई ने तेरे लिए ये सोने की डोली बनवाई है। उसके बाद 2 दिन बाद आकाश खुशी की शादी राहुल नाम के अमीर लड़के से करवा देता है और अपनी बहन को 3 करोड़ की वो सोने की डोली गिफ्ट देकर अपने हाथों से खुशी की डोली में बिठाकर उसके ससुराल छोड़ आता है। सोने की डोली में खुशी को जाता देख हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। सारे शहर में खुशी की शादी और उसकी सोने की डोली एक मिसाल बन जाती है। इसी तरह एक अमीर भाई ने अपनी गरीब बहन के लिए सोने की डोली बनवाई और उसे सोने की डोली गिफ्ट में दी। मेरे लिए जरा चखना बना कर ला, और नींबू भी। नींबू के बिना दारू पीने में मजा ही नहीं आता है। शुभम, शिव, कार्तिक, राजीव और मोहित, ये पांचों भाई हाथों में शराब की बोतल लिए शराब पी रहे होते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को कुछ न कुछ लाने के लिए बोल रहे होते हैं कि तभी वहां उन पांचों की मां जानकी आ जाती है। 5 बेटे हैं, लेकिन इनमें से एक बेटे का भी सहारा नहीं है। जब देखो पांचों शराब पीकर इधर से उधर पड़े रहते हैं। अरे तुम पांचों की शादी हो चुकी है, अब तो सुधर जाओ। क्या माँ, तुम भी ना जब देखो अपना ये प्रवचन शुरू कर देते हो। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, अभी बताती हूँ तुम लोगों को। इतना कहकर जानकी पास में ही रखे एक डंडे को उठाती है और अपने पांचों बेटों को डंडे से मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद जानकी के पांचों बेटे घर छोड़कर भाग जाते हैं। जानकी को ऐसा करता देख जानकी की बहुएं उसे रोकती हैं। रुक जाइए माँ जी, क्यों इन्हें मारकर आप अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आप जानती हैं ना ये कभी नहीं सुधरेंगे। इनके हाथ से ये दारू की बोतल कभी भी नहीं छूटेगी। तुम पांचों मुझे माफ कर दो। इनकी शराब और जुए के आदत से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि शादी हो जाएगी, कंधों पर जिम्मेदारी आएगी तो काम धंधा शुरू कर देंगे, लेकिन मेरी इस गलती की वजह से तुम पांचों की जिंदगी खराब हो गई। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। जानकी की पांचों बेटे दिन रात शराब और जुए में ही लगे रहते थे, जिसके चलते अपने घर का खर्च निकालने के लिए जानकी को सुबह से दोपहर तक दर्जी का काम करना पड़ता था और वहीं शाम को सब्जी बेचने मंडी जाना पड़ता था। जानकी की पांचों बहुएं अपने घर के आंगन में पत्ता गोभी, टमाटर और कई तरह की सब्जियां उगाती थी, जिसे टोकरी में भरकर जानकी मंडी बेचा करती थी। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी, खेत से निकली हुई ताजी सब्जी ले लो। ऐसी ताजी सब्जी पूरी मंडी में आपको कहीं नहीं मिलेगी। 1 किलो गाजर और 1 किलो पत्ता गोभी देना। ये लीजिए आपकी सब्जियां, वापस जरूर आइएगा। चलो, सारी सब्जी बिक गई है और घर जाने का भी समय हो गया है। जानकी अपनी खाली सब्जियों का टोकरा उठाती है और घर जाने लगती है, लेकिन घर जाने से पहले जानकी एक बूढ़ी औरत के पास जाती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। इस बूढ़ी औरत का नाम यशोदा होता है। आ गई तुम सब कुछ भूल सकती हो, लेकिन मुझे खाना देना नहीं। सही कहा तुमने, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। जानकी रोज की तरह सब्जी बेचने के लिए मंडी जा रही होती है कि तभी सामने से आ रही तेज गाड़ी से जानकी का एक्सीडेंट होने वाला होता है कि तभी वहां यशोदा आकर जानकी की जान बचा लेती है। यशोदा बेसहारा और एक बूढ़ी औरत होती है, जिसे देखकर जानकी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए जानकी हर शाम यशोदा को खाना दिया करती थी। जानकी यशोदा को खाना देने के बाद अपने घर जाती है और दोबारा सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। गांव की औरतें जानकी के पास ही कपड़े सिलाने के लिए आया करती थीं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, बहू, मैंने सारे कपड़े सिल दिए हैं, जिन जिन के कपड़े हैं वो आकर ले जाएंगे। मैं मंडी जा रही हूँ सब्जी बेचने के लिए, तुम लोग खाना खा लेना। इतना बोलकर जानकी अपनी सब्जियों का टोकरा उठाती है और सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है।
जानकी सब्जी बेचने के लिए जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर में लगता है और वो गिर जाती है, जिससे जानकी की आधी सब्जी नाले में बह जाती है और आधी सब्जियों पर गाड़ी चढ़ जाती है और जानकी की टोकरी भी टूट जाती है। हे भगवान, क्या हो गया? सारी सब्जियां तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? और मेरी टोकरी भी टूट गई। जानकी रोने लगती है कि तभी जानकी को यशोदा को खाना देने का याद आता है। इसलिए जानकी उठती है और यशोदा को खाना देने के लिए जाती है। जानकी, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? यशोदा के पूछने पर जानकी उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर बस इतनी सी बात, ये लो, मेरे पास काफी समय से ये टोकरी रखी हुई थी, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जानकी वो टोकरी देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि एक कस्टमर आकर उसकी बहुओं पर चिल्ला रही है। कहाँ है तुम्हारी दर्जी सास? जब कपड़े सिलने आते ही नहीं है तो सिले क्यों? मुझे ये लहंगा एक शादी में पहनना था, इसकी तो फिटिंग इतनी खराब है, अब मैं ये लहंगा कैसे पहनूं? क्या हुआ शनाया, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? जानकी की बात सुनकर शनाया जानकी के मुंह पर लहंगा फेंकती है, जिसके चलते वो लहंगा जानकी की टोकरी में गिर जाता है। ये लहंगा मुझे ठीक करके दो, वरना मेरे सारे पैसे वापस करो। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। शनाया के जाने के बाद जैसे ही जानकी की बहू उस टोकरी में देखती है तो उसे एक लहंगे की बजाय 5 लहंगे दिखाई देते हैं। माँ जी, देखिए, इस टोकरी में लहंगा गिरने की वजह से इसमें और 5 लहंगे आ गए हैं। हाँ बहू, लगता है ये कोई जादुई टोकरी है। माँ जी, ये लहंगे कितने सुंदर हैं, हम सब इन लहंगे को पहनना चाहते हैं। जानकी की 5 बहुएं उन लहंगों को पहन लेती हैं, जिसमें वो 5 बहुत खूबसूरत लगती हैं कि तभी वहां शनाया आ जाती है। मैं तुम लोगों को ये कहने आई थी कि मुझे लहंगा कल तक चाहिए, और तुम 5 लहंगा पहनकर घूम रही हो। कहाँ है मेरा लहंगा? गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हारा लहंगा ठीक कर दिया है, ये लो, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शनाया लहंगा लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन शनाया को जानकी और उसकी बहुओं पर शक होता है, जिसके बाद वो उन सब पर नजर रखती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक काम करते हैं, इस टोकरी में ये पैसे डालकर देखते हैं। निकिता जैसे ही उस टोकरी में कुछ पैसे डालती है तो वो पूरी की पूरी टोकरी पैसों से भर जाती है, जिसे देखकर आरुषि भी उसमें अपनी सोने की एक चेन डाल देती है और पूरी टोकरी सोने की चेन से भर जाती है। ये सब देखकर जहां एक तरफ जानकी का पूरा परिवार खुश होता है, वहीं दूसरी तरफ से शनाया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है, अब तो ये जादुई टोकरी मुझे चुरानी ही पड़ेगी। जानकी और उसकी बहुओं की जिंदगी बदलने लगती है। जानकी उस टोकरी में थोड़ी बहुत सब्जियां डाल देती है और वो पूरी टोकरी सब्जियों से भर जाती है, जिसकी वजह से जानकी गरीबों को भी फ्री में सब्जी देती है और उनसे दुआएं लेती हुई ऐसे ही अब पूरे परिवार की जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगती है। एक रात जब सारा परिवार सो रहा होता है तो शनाया चुपके से उनके घर में घुसती है और वो टोकरी चुरा कर वहां से भाग जाती है कि तभी थोड़ी देर में पल्लवी की आंखें खुलती हैं और टोकरी गायब होती है। माँ जी, सब लोग उठो, देखो हमारी टोकरी गायब है और खिड़की का भी दरवाजा खुला हुआ है। लगता है किसी ने जादुई टोकरी चुरा ली, अब हम लोग क्या करेंगे? बहू, मुझे तो शनाया पर शक है। देखा नहीं तुम लोगों ने, आजकल को हमारे घर के आसपास ही रहती है। मुझे तो लगता है उसने ही चुराया होगा। चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। जानकी और उसकी 5 बहुएं जल्दी से शनाया के घर की तरफ निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ, अब तो मैं इस जादुई टोकरी की मदद से अमीर हो जाऊंगी। यह सोने का सिक्का इस टोकरी में डालते ही ये पूरी की पूरी टोकरी सोने के सिक्कों से भर जाएगी। शनाया जैसे ही उस टोकरी के अंदर सिक्का डालती है तो वो सोने का सिक्का पत्थर में बदल जाता है और वो पूरी टोकरी में से सिर्फ पत्थर ही पत्थर निकलने लगते हैं और देखते ही देखते शनाया का आधा घर पत्थरों से भर जाता है, जिसे देखकर शनाया घर से बाहर भाग जाती है कि तभी वहां जानकी और उसकी बहुएं भी आ जाती हैं। माँ जी, इतने सारे पत्थर! इसने इस टोकरी को गलत इरादों से चुराया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। इस टोकरी का कोई और गलत फायदा ना उठाए, इसलिए इस टोकरी को मैं आज यहीं तोड़ देती हूँ।
इतना कहकर जानकी उस टोकरी को तोड़ देती है और उस टोकरी का जादू वहीं खत्म हो जाता है।